बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ काम पसे पर्दा हो रहे हैं, कुछ पर्दे के सामने हो रहे हैं। हर मोहरा अपनी अपनी चाल चल रहा है। जिस तरह हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त हुई थी आईनी तरामीम के हवाले से, अब फिर से घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ जिम्मेदारी लगी हुई है, कुछ जिम्मेदारियां अदल के ऐवानों में लगी हुई हैं। हर कोई अपनी दौड़ लगा रहा है। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो कितने ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। टेलीविजन पर बार बार आकर इंटरव्यू दे रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पर जाकर खिताब कर रहे हैं और एक एक घंटा उनका खिताब दिखाया जा रहा है। सब चैनल्स पर लाजिम है कि वो उसको दिखाएं, अगरचे उनके सामने चंद ही लोग बैठे हों, लेकिन बिलावल का खिताब दिखाना है। और हर खिताब में आपको एक ही मैसेज नजर आएगा, एक पैगाम नजर आएगा कि हर सूरत में हमने आईनी तरमीम करके छोड़नी है, हमने हर सूरत में आईनी अदालत बनाकर छोड़नी है और हर सूरत काजी फाइज ईसा को उधर लेकर आना है। ये बिटवीन द लाइंस उसमें पैगाम है। अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि जहन साजी की जाए ताकि एकदम से सरप्राइज ना हो, एकदम बम ना चले कि ये क्या हो गया। लेकिन जो भी होगा, अगर ये समझते हैं कि ये इस मुल्क, इसके इदारों, इसके आइन की राख पर हुकूमत कर सकेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कुदरत का भी एक निज़ाम है। जब किसी भी निज़ाम को पब्लिक सपोर्ट हासिल ना हो तो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। अब ये अपनी तरफ से पब्लिक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा जी काला कोट हो या काला रोब हो, यानी जज हो, वकील हो, जो मर्जी कर लें, हमने तो ये काम बुलडोज करना है। अब बिलावल साहब इतनी तेज़ी से ये काम कर रहे हैं, उसकी वजह हमने आपको बता दी थी कि MQM के MNAs ये कहते हैं कि इस साल के आखिर तक बिलावल भुट्टो की अब बारी लगनी है और शहबाज शरीफ की जगह उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। इसलिए वो शाह से ज़्यादा शाह वफादार होते हैं ना, उस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं कि जी हम भी पड़े हैं राहों में, आप देखिए तो सही, मेरी ताबेदारी देखें आप शहबाज शरीफ को भूल जाएंगे, मैं जितना ताबेदार हूँ। तो कोई नज़रिया नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। आप देखिए कि अब हो क्या रहा है। काजी फाइज ईसा साहब जो खुद कहा करते थे, आज भी उन्होंने कहा कि जब जजेस ही रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई दस्तखत नहीं थे किसी जज के फलानी। आज उन्होंने कौन सा रूल फॉलो किया है कि खुद उन्होंने लिखा हुआ अपने जजमेंट में कि जिसने लिखा हो फैसला उस जज को तो रिव्यू में लाजमी शामिल होना चाहिए, लेकिन मुनीब अख्तर को निकाल दिया। इसी तरह खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जब इतराज़ात थे तो यानी कि जी जब तक वो नहीं आ जाता मैं बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, लिख कर दिया था। हू बहू अब वो बातें मुनीब अख्तर साहब ने की हैं कि जी मैं तब तक बेंच का हिस्सा नहीं उस तरह से बन सकता, लेकिन मैं रिक्यूज़ भी नहीं कर रहा, मैं हट भी नहीं रहा। तो अब चीखें निकल रही हैं। अब जितना भी आप इस निज़ाम को देखें, ये मुसलसल ऐसे है कि काबू करो काबू करो काबू करो, और ऐसे लगता है कि जैसे वो रेत को पकड़ने की कोशिश करते हैं, रेत हाथ से निकल जाती है। उसकी एक मिसाल देखिए कि अब जिस तरह से ये लोटाक्रेसी के लिए सारा कुछ हो रहा है, लोटाक्रेसी को फ़रोग़ देने के लिए, ज़मीनों के सौदे करने के लिए, मंडी लगाने के लिए, ये सारा इसलिए हो रहा है ताकि फिर फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत ना रहे। लेकिन फिर भी इस निज़ाम को फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए मोहसिन नकवी साहब पहुँचे हैं एक दफ़ा फिर। और नून लीग के अंदर जो खबर चल रही है वो ये है कि सारा जो ये शर्मिंदगी और शिकस्त का मलबा है, ये सारा मलबा डाल रहे हैं एक विफाकी वज़ीर पर। और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुँचाया कि हमें उस वज़ीर ने यकीन दिलाया कि मौलाना साहब मान चुके हैं। क्योंकि शायद उनको ये था कि मौलाना साहब को जब हम ये ऑफ़र्स करेंगे, आज तक तारीख़ में नहीं हुआ कि मौलाना साहब ना माने हों, तो हमारे पास बलूचिस्तान की वज़ारत आला है देने के लिए, हमारे पास वजारतें हैं काबीना में देने के लिए, हमारे पास गवर्नरशिप है खैबर पख्तूनख्वा में देने के लिए, सेनेटरशिप है उनके लिए, उनके बेटे को देंगे, भाइयों को देंगे, उनको देंगे, तो ये सब कुछ है, तो मान जाएंगे। और फिर ज़ाहिर है कि बिलावल को भी लाना है वज़ीर-ए-आज़म आगे, सब ने अपनी बारियाँ लेनी है। तो हो ही नहीं सकता फजलुर रहमान साहब ना माने। लेकिन वो गेम ख़राब हो गई। फजलुर रहमान साहब ने देख लिया कि ये तो बहुत ही घाटे का सौदा है, वो उसमें नहीं आए। अब दोबारा उनको कोशिश हो रही है। अगरचे काजी फाइज साहब की अदालत में अब जो कुछ हो रहा है सबको नज़र आ रहा है, हम ख्याल बेंच, उसके बाद फैसला भी सबको पता है क्या होना है। आज के आप कमेंट्स भी देखें कि जी ओहो ये क्या वोट काउंट ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, वज़ीर-ए-आज़म को निटाया जा सकता। ऐसे सवाल, ऐसी बेचीदियाँ। भाई जब कोई पार्टी हटाना चाहेगी तो वो हटा देगी, जो इत्तेहादी पार्टी हैं उनमें से कोई हटा देंगे, तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। खैर बहरहाल वो अब एमी मुशगाफियाँ और चीज़ें बीच में आ रही हैं। फिर आज देखे ना कि अली ज़फ़र साहब ने कहा जी मैं इमरान खान से मशवरा करके फिर आपको बताता हूँ, नोटिस कर देंगे। तो नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, इतनी जल्दी में है सब करने के लिए। तो फजलुर रहमान साहब की अब भी ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि अगरचे सारी डील हो चुकी है, सारे अब यानी बंद कमरों में, बैठकों में जो साजिशें होती हैं वो तो तैयार हो चुकी हैं, वो सब कुछ हो चुका है। लेकिन मसला ये है कि जब ये काजी फैसल साहब की अदालत से लोटाक्रेसी की इजाज़त मिल जाएगी और उसके ज़रिए फिर वही तहरीक इंसाफ दीगर के वोट भी डलवा लिए जाएंगे, यानी तरमीम भी ले आएंगे, फिर मौलाना साहब स्ट्रीट पावर के ज़रिए, स्ट्रीट एजिटेशन में साथ आ सकते हैं
तहरीक इंसाफ के। तो अभी तहरीक इंसाफ से नहीं निमट पा रहे कि मियाँ वाली में कर्फ्यू लगा दो, अब बहावलपुर में कर्फ्यू लगा दो, फैसलाबाद में कर्फ्यू लगा दो, रेंजर्स बुला लो, दफ़ा 144 लगाओ, हर चीज़ पर पाबंदी लगा दो, कंटेनर्स पहुंचा दो, सारा शहर बंद कर दो। तो फजलुर रहमान साहब निकले तो क्या होगा? जमात इस्लामी ने 7 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, वो अलग मसाइल हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इसलिए मनाना फिर भी ज़रूरी है, आप देखिए, इसीलिए वहाँ पर कोशिशें हो रही हैं। और नून लीग का मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, कहा कि जी एक विफाकी वज़ीर जो कि नून लीग का हिस्सा नहीं है, अब आप खुद ही समझ जाइए कि नून लीग के ही सारे वज़ीर हैं, बाकी नून लीग का हिस्सा भी नहीं है, उसने यकीन दिलाया था, नहीं हुआ। अब वो कहते हैं कि पहले हमें गारंटी दिलवाई जाए, अब हम दोबारा इतनी रुसवाई ज़िल्लत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इतनी बेइज्जती, अब पहले मौलाना साहब कमिटमेंट करें। तो 15 अक्टूबर तक की तारीख है, 15 अक्टूबर से पहले मेरा तज्जिया ये है कि मौलाना साहब 15 अक्टूबर से पहले तो नहीं मान रहे, और हो सकता है 25 अक्टूबर के बाद कुछ हो तो हो, लेकिन उससे पहले ज़रूरत है, क्योंकि काजी फ़ाइसा साहब अगर चीफ जस्टिस ना रहे तो गेम ख़राब हो सकती है। मंसूर अली शाह साहब इस वक्त एक आज़ाद जज की तरह सोच रहे हैं, और उनसे अब उम्मीदें हैं कि वो आइन को बचा लेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को बचा लेंगे, उन्हीं से उम्मीदें हैं। बाकी तो कहानी ख़त्म नज़र आ रही है। लेकिन हमने माजी में देखा है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि हर चीज़ अब इनके काबू में है, तो अचानक कोई निकल आता है, कोई प्रोफेसर उठ जाता है, कोई 6 जजेस ख़त लिख देते हैं, कोई मंसूर अली शाह, कोई अतर मिनल्ला, जो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन जब नहीं हो रहे थे तो वो साथ खड़े थे उस निज़ाम के उस वक्त कि हाँ 90 दिन के इलेक्शन आइन में वाज़ेह था। उन्होंने कहा नहीं इंटेंशन देखनी है, किस तरह असम्बलियाँ तोड़ दी, ये वो लोग थे, मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब ये थे। आज देखिए वो किस तरह दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं, तो वक्त का पता नहीं लगता बदलते हुए। तो अब आप ये देखिए कि ये खबर भी है कि एक ये भी धमाकेदार खबर सामने आ सकती है कि मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो फुल कोर्ट मीटिंग का कह दें, क्योंकि मुतालबा तो सामने आ रहा है, ख़त लिखा जाएगा, तमाम जजेस जो हैं मेजॉरिटी जजेस वो कहेंगे फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए, ऑर्डिनेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद नहीं रही। जब काजी साहब मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो फिर मंसूर अली शाह के पास ये इख्तियार है कि मीटिंग बुलाकर सदारती ऑर्डिनेंस को फुल कोर्ट की मदद से इंतजामी साइट पर कलअदम करार दे सकते हैं। ये सदूर ने खबर दी है कि मंसूर अली शाह साहब फुल कोर्ट बुलाकर और उसके ज़रिए तमाम जजेस जो हैं वो बैठ कर कि जी इजलास हुआ है, मेजॉरिटी जजेस ये कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस ही गलत है, क्योंकि फुल कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो इस पर एक नया आप देखेंगे पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और कुछ ना कुछ होना है, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। ये नहीं हो सकता कि सारे जजेस बैठते के देखते रहे कि इदारा तबाह हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बर्बाद, आइन पामाल, राख का ढेर, इंसानी हुकूक ख़त्म, हाई कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म, और ये लोग बैठ कर तमाशा देखते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना चीज़ें अपने कुदरती बहाव की तरफ होती हैं, ये याद रखिएगा। पानी जिस तरह से ढलान जहाँ होता है निचली सतह की तरफ आता है, ये कुदरत का कुछ निज़ाम है, तो ये होता ही होता है। तो लिहाजा आप देखेंगे कि अवामी सपोर्ट जहाँ नहीं होगी वहाँ मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। जिस तरह आप इसको देख रहे हैं हुकूमत को, कभी किसी के पास इतनी सपोर्ट थी इदारों की, कभी कहीं आपने देखा कि इस तरह की रिगिंग पाकिस्तान की तारीख में हुई हो, इतनी रिगिंग हुई हो, कभी आपने देखा कि किसी जमात से, सबसे बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान ही छीन लिया गया हो। हिस्ट्री में नहीं ये चीज़ें हुई, फिर भी आपने देख लिया कि इनका क्या हाल है। रोज़ मारे मारे फिर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, और उसको कंट्रोल करने के चक्कर में सब कुछ तबाह कर रहे हैं। एक नया आइन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद पूरा निज़ाम तलपट होने वाला है। और ये अभी वहमो गुमान में नहीं है, क्योंकि इनके आगे इक़्तिदार का नशा और उसका पर्दा हाइल है, अंधे हो गए हैं इक़्तिदार के नशे में, इनको नहीं समझ आ रही, मोहरे भाग रहे हैं, हर जगह जिसका काम है वो जोर लगा रहा है। मगर इसके बाद देखिए क्या होगा। काजी फ़ाइसा ने एक केस के फैसले में लिखा था, नजर सानी में असल फैसला लिखने वाला जज ऑलवेज रुकन होता है। आज 63 ए केस को ऑथर जज के बगैर सुना जा रहा है, क्या शख्स है। अहमद बड़ाई बड़े अच्छे साफ़ी हैं नौजवान, ये कह रहे हैं। फिर एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा की सरबराही में बेंच 63A फैसले जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई थी के खिलाफ नजर सानी की जल्दबाजी में समाअत कर रहा है। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो तकरीर में कह रहे हैं कि हर रुकन पार्लियामेंट को अपनी मर्जी से वोट देने का हक है। समझ रहे हैं ना एहतशाम क्या नहीं लिखा है। ये लोग बड़े इन्फॉर्म लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसलिए उनका नाम भी कोट कर रहा हूँ क्योंकि साफ़ी तौर पर हमें एक दूसरे को क्रेडिट देना चाहिए। तो बिलावल साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो हर एक की जो ड्यूटी लगाई गई है इस गलीज़ गंदे बदबूदार निज़ाम में, जहाँ लोगों के सौदे होने हैं, जहाँ ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस है, ना कोई आइन है, ना जमहूरियत है, ना कानून है, ना रूल्स हैं, जंगल से भी बदतर कानून चल रहा है यहाँ पर। तो वहाँ हर एक अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश में है, दौड़ लगा रहा है कि मैं जी मैं हाजिर मैं हाजिर मैं हाजिर।
मैं ज़्यादा ताबेदार। सुप्रीम कोर्ट जजेस आमने सामने नज़र आ रहे हैं जी। जस्टिस मुनीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी साफ इनकार कर दिया है। अब आप देखिए कि क्या अजीब बात है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस, मंसूर अली शाह, उसके बाद मुनीब अख्तर और उसके बाद याह्या अफरीदी, ये बैठने को ही तैयार नहीं हैं काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ। कभी ऐसा हुआ किसी जज के साथ? ओए हो। अच्छा, अब ये देखें कि जो भी आप कहें, ये सारा कुछ जो हो रहा है, इसमें एक बात मानने वाली है कि सारे एक्सपोज हो रहे हैं, और जो मोहरे इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी नस्लें भी लोगों को नहीं बता सकेंगे कि जी हमारे बड़े ये थे जिन्होंने ये किया है। याद है नसीम हसन शाह ने कहा था कि जी वो जजेस क्या करें, वो फिर जब ऊपर से वो आ जाता है ऑर्डर तो फिर कुछ नहीं हम कर सकते, फिर हमें भुट्टो को फांसी तो चढ़ाना ही था। यानी इस तरह का उनका बयान था ना, मफहूम उसका ये था। उन्होंने कहा जी हाँ, फिर जजेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या करते। लेकिन आज कुछ जजेस हैं जो खड़े हैं आइन और कानून के साथ, और बज़ाहिर अभी मेजॉरिटी में नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से इनको ये सारा आइन पामाल करना पड़ रहा है, रीराइट करना पड़ रहा है, नए तरीके से कोई नई अदालत का शुशा छोड़ रहे हैं। तो पहले ही मुश्किल से कोई 78 साल में कोई ऐसे ही जिस तरह का भी था एक निज़ाम या सिस्टम कुछ बन रहा था या कुछ चल रहा था, तो बहुत सी कमियों के साथ अब इन्होंने वो भी उड़ाने की सोच ली है। ये हाल हो गया है। सीनियर वकला ये कह रहे हैं कि जब तक मंसूर अली शाह कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक बेंच तश्कील दिया ही नहीं जा सकता। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कहा है, उन्होंने कहा जी मैं इस पर दलाइल भी दूंगा। अब ये भी समझ नहीं आ रही कि 2 चीज़ें हैं, क्या इनको दलाइल देने चाहिए या बायकॉट करना चाहिए, ये बात हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह की मौजूदगी के बगैर बनाए गए बेंच की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इनको बेंच का हिस्सा बना दिया गया। सरदार लतीफ़ खोसा सीनियर वकील ये कह रहे हैं। तो ये जनाब इस वक्त हालात चल रहे हैं, ये इस वक्त सूरत हाल है। फिर देखिए काजी फैसल साहब के तजादात देखें कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला नया ऑर्डिनेंस आने वाला था, ये जरदारी साहब वाला ऑर्डिनेंस कि अब जरदारी साहब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चलेगी, तो तब चीफ जस्टिस काजी फैसल इजलास से गैर हाजिर हो गए और नए ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस बनाना मकसद था कि भाई नहीं, अब ऑर्डिनेंस जब आ जाएगा सबको पता था क्या होने लगा है, फिर बेंचेस बनाएंगे। तब काजी फैसल साहब नहीं आए। अब मंसूर अली शाह साहब जब नहीं आते तो ये खुद से ही फैसला कर देते हैं। अंदाज़ा लगाइए, खुद गैर हाजिर थे उस वक्त, मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने बेंच नहीं बनाए। अब जब वो नहीं आते तो ये देखिए इन्होंने खुद ही सारे फैसले कर लिए हैं। तो बहुत से तजादात हैं जो सामने आ रहे हैं और आते चले जाएंगे। अभी तो और बहुत कुछ देखना है। सारा निज़ाम जब भी बिल्कुल बरना होगा, बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल। वो अभी काजी साहब ने एक जुमला भी कहा और उन्होंने कहा कि जी अब कुछ बंद कमरों में नहीं होता। सही कहा है काजी फैसल साहब ने, क्योंकि अब तो ऐसी बेशर्मी बेहयाई है कि अब बंद कमरे छोड़िए, अब सबके सामने ही सब कुछ हो रहा है सबके सामने कोई शर्म हया नहीं रही कि अच्छा बंद कमरों में साजिश की क्या ज़रूरत है, अब सामने खड़े होकर करो जी, जो करना है सबके सामने करें, कोई ज़रूरत नहीं है छुपने की, परेशान होने की। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक साल पहले सिविलियंस के फौजी ट्रायल केस में जस्टिस काजी फैसल ने मौक़िफ़ दिया था जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता बेंच में नहीं बैठ सकता। अब 63A उर्फ लोटा साजी केस में काजी फैसल का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट काम बंद नहीं कर सकता, फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। तो ये तो ख़ुद 4-5 माह जो हैं कोई फ़ैसले नहीं देते रहे। अच्छा, इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी ने कहा है ऐसा लगता है चीफ जस्टिस हर सूरत में एक्सटेंशन चाहते हैं, कुछ भी हो जाए। अच्छा, वो इनकार भी नहीं कर रहा है कि जी मैं रिटायर हो रहा हूँ, नहीं, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे, वरना वो स्टेटमेंट देकर बाद में मुकर भी सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी स्टेटमेंट भी नहीं देनी। और जिस तरह चल रहा है जो सबके सामने है वो होता रहे। अच्छा, इसके साथ साथ अब एक और चीज़ बड़ी अहम है कि क्या जिस तरह से सोचा जा रहा है कि जी ये अब केस चलाकर और लोटा क्रेसी होकर और ये सब कर लेंगे और जजेस चुपचाप देखते रहेंगे, ये ऐसा मुमकिन है? मेरी नज़र में नहीं है। आज जो कुछ हुआ है इसका भी रद्द मिलाना है। जिस तरह रूल्स की खिलाफ वर्जी करके बेंच बनाया गया और केस चला दिया गया, इसका रद्द-ए-अमल आ रहा है और ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरा ख्याल है 24 से 48 घंटे में आप देखेंगे आपको एक शदीद रद्द-ए-अमल नज़र आएगा। और ये सारी जो हुकूमत की प्लानिंग है, जिस तरह इन्होंने पहले देखा, क्योंकि जब नीयत गलत होगी, बदनीति में बनी प्लानिंग होगी, साजिशें होंगी, तो ज़ाहिर है कि उसमें चीज़ें भी कोई पॉजिटिव नहीं निकलती। तो वही आप देखेंगे 2 फैक्टर, एक बदनीति का और दूसरा ये कि अवामी सपोर्ट ना होने का। तो इसके
आप असरात देखेंगे आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।